तो स्वागत है आपका इस दूसरे लेक्चर में जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो क्लास 9th के पूरे मैथ्स को हम मास्टर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा लेक्चर पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। तो उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा रिकॉल कराना चाहूंगा आपको। क्लास 8 में जो हमने उद्गम सीरीज किया था उसमें ये सारी की सारी आइडेंटिटीज आपने क्लियर की थी, राइट। कैसे आता है ये भी डिराइव करके मैंने दिखाया था आपको। तो आज हम देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो याद कीजिए, पॉलिनोमियल जो होता है वो एक्चुअल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब क्या होता है समझते हैं कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल दोनों के कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब बात आती है सर कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। देखो, कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3, 5, 1/√2, 0 एक्सेट्रा, है ना। वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स, वाई, जेड, ठीक है। यहाँ पे अगर बोला वन वेरिएबल, इसका मतलब केवल एक्स हो। एक्स हो तो सब जगह एक्स ही हो, वाई हो तो सब जगह वाई हो, मतलब एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। तो फिर से पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक 3, 5, 1/√2, 0, 3/4, -1/2 एक्सेट्रा। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, एग्जाम्पल के तौर पे एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा, राइट। आगे बढ़ते हैं। और पॉलिनोमियल को मैंने बता ही दिया। अच्छा, पॉलिनोमियल में ध्यान रखिए कि जो भी वेरिएबल है ना, उसका पावर जो है, पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये सब होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो बेसिक स्टफ है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगा। कॉपी पेन लेकर आई होप कि आप बैठे रहोगे और सारा कुछ आप उसको नोट डाउन करते रहोगे। मोनोमियल आपको मालूम ही है क्या होता है, क्लास 8 में ही मैंने समझाया था उद्गम सीरीज में आपको। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब एक, जिसमें केवल एक टर्म हो। बाई का मतलब जिसमें केवल 2 टर्म हो। ट्राई मतलब 3, एंड सो ऑन, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। मतलब डिग्री मैंने समझाया था आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को है जो है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। देखो, अगर डिग्री 0 है मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है डिग्री, हाईएस्ट पावर टू दी वेरिएबल, है ना। तो अगर वो कुछ भी नहीं है, कोई वेरिएबल ही नहीं है उसमें, मतलब उसके पावर 0 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 0, है ना, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 1 हुआ मतलब हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको लीनियर, 2 हुआ क्वाड्रेटिक, 3 हुआ क्यूबिक, एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो क्या है, 5 है तो 5 डिग्री का हो गया। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है तो 8 डिग्री का हो गया। यहाँ पे कुछ पावर ही नहीं है, मतलब 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वाड्रेटिक। ये सारा कुछ बता ही दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, एवरीथिंग, राइट। ओके, तो यहाँ पे पहला एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज से पहले एक पॉइंट और था। एक पॉइंट और क्या था, नॉट डिफाइंड। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मतलब अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री नहीं डिफाइन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, या फिर जीरो पॉलिनोमियल उसको बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान रहे मैंने क्या बताया था, वन वेरिएबल केवल एक ही वेरिएबल हो। पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए कि जो उसका डिग्री हो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट। विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो पहला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है। दूसरा, डिग्री क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक। तीसरा, देखो रूट टी आ गया। रूट टी का मतलब टी के पावर 1/2, ये फ्रैक्शन आ गया ना। मैंने क्या बताया था कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है वो फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखो, अगर ये नीचे वाला जो y है ऊपर जाएगा तो क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे पावर फिर से नेगेटिव आ गया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो ये तो 3 वेरिएबल हो गया, हमसे एक ही वेरिएबल में पूछा था, इसलिए ये भी नहीं है। अगला, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने समझाया है आपको। कोफिशिएंट कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछे तो उसके साथ लगा हुआ जो नंबर है विद साइन इज नोन एज कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोई भी नंबर नहीं है एसोसिएटेड, तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, मतलब 1 होता है। तो 1 जो है क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का पहले वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में विद साइन मैंने बोला है आपको, राइट, तो ये हो गया -1। अगले वाले पार्ट में +π/2, अगला वाला पार्ट है ही नहीं इसलिए 0।
क्यों? क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, इसलिए इसका क्या हो गया? 0 आंसर हो गया। तीसरा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 3। बाइनोमियल मतलब 2 होने चाहिए और हाईएस्ट पावर कितना हो? 35। तो कुछ भी लिख दो, एक्स पावर 35 प्लस ए 9 10 25 50 है ना, कुछ भी, मतलब 2 टर्म होने चाहिए और हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल है उसका 35 होना चाहिए। और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो इसको सिंपली लिख दो एक्स के पावर 100 या फिर 100 एक्स के पावर 100 या फिर 9 एक्स के पावर 100 या -3 एक्स के पावर 100, क्योंकि ये तो मोनोमियल ही हुआ, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना हो गया इसका? 100। दैट्स वाई ये 100 डिग्री का मोनोमियल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री पूछा है। डिग्री मैंने क्या समझाया आपको? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 3 डिग्री 3, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, क्यों? क्योंकि जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है। यहाँ पे 0, क्यों? या फिर नॉट डिफाइन कह सकते हो। अगला, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर के लिए हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, तो ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, राइट। ये हो गया आपका पहला एक्सरसाइज। दूसरे पे आते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं मैं, फिर आते हैं इसके क्वेश्चन पे कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, कोई भी पॉलिनोमियल मान लेते हैं 3x² माइनस, है ना, 12। तो मैंने कहा x की वो कौन सी वैल्यूज है जो इसमें रखने पर 0 आ जाए। तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल या फिर वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज नोन एज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप कि क्लियर हुआ होगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे देखो, सिंपली अगर x की वैल्यू 2 रखो और इसको सॉल्व करो तो ये सिंपली क्या बन जाएगा? अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 3 12 -12 आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ? समझो कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखा और ये वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब कि x इक्वल टू 2 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। अब कितने जीरोज होंगे किसी पॉलिनोमियल के, ये कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल को जनरली हम px से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, है ना, या फिर डिग्री, सिंपली डिग्री। जिस डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। काम खत्म। यहाँ पे देखो 2 ऑर्डर का था, मतलब सेकंड डिग्री था, तो इसलिए 2 जीरोस होंगे। एक तो 2 हो गया और दूसरा क्या होगा? -2। कैसे पता सर? -2 रख के चेक कर लो, है ना। अगर 0 आ जाता है सॉल्व करने पे, मतलब वो उसका जीरोस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उसी को क्लास 10th में हम क्या पढ़ देंगे? रूट्स बोल देंगे। रूट्स आपको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, है ना। इक्वेशन क्या होता है आगे की बात है, डोंट वरी, जिसमें 2 साइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्टफ है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आ जाता है। तो ये सेकंड एक्सरसाइज रहा आपके सामने। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इतना 8 0 -1 -2 पे। सिंपली क्या करेंगे? पॉलिनोमियल है हमारा, ऐसे लिख देंगे 5x - 4x² + 3। हमसे पूछा p x इक्वल टू 0 पे, मतलब p 0 बताना है। जहां भी x दिख रहा 0 रख दो। जैसे ही 0 रखेंगे आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे 0 -0 + 3, ओवरऑल आ गया 3। सेम वे में अगर हमसे -1 पूछा था, -1 रख दीजिए, तो 5 × -1 -4 × -1 का होल स्क्वायर + 3। सिंप्लीफाई करते हैं एवरीबॉडी। -5 माइनस, देखो -1 का स्क्वायर +1 होता है, 4 × +1 4 ही रह जाएगा, तो 5 4 9 में से 3 गया -6। दिस इज योर फाइनल आंसर। सेम वे में क्या दूसरा क्वेश्चन आसानी से हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे? P0 P1 P2 निकालो। यहाँ पे पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो। सेम वे में बाकियों में भी वही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? वैल्यू रखने पर उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो p -1/3 चेक करते हैं क्या है। सिंपली क्या करेंगे? -1/3 रख देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही सॉल्व किया तो हमें मालूम चला कि ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया? 0। जैसे ही 0 आया हमें पता चल गया कि जो x की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई तो वही उसका पॉलिनोमियल होगा, सॉरी जीरोज होगा। तो इसलिए -1/3 विल बी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम वे में बाकी पार्ट आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जो डिफिकल्ट वाला दिख रहा उसको मैं बता दूंगा, डोंट वरी। जैसे ऐसे में देखो डिफिकल्ट दिख रहा आपको, इसको मैं बता देता हूँ। पहले बोला कि -1/√3 रखो, तो रख देते हैं। -1/√3 देखते हैं क्या आता है।
तो 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, आपको पता है। √3 का स्क्वायर 3, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा। तो देखो 3 से 3 गया, ओवरऑल बचा 1 -1, जो किया जाता है 0। तो -1/√3 इज दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, दूसरा आप चेक करते हैं 2/√3। तो सिंपली क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में 2/√3 रख देंगे। तो देखो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1। देखो 3 से 3 तो कैंसिल आउट, तो 4 -1 आ गया 3, जीरो तो आया नहीं, इसलिए 2/√3 उसका जीरोज नहीं है, केवल -1/√3 है। दूसरा भी कोई होगा, क्योंकि एक डिग्री इसका 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट्स वाई इसके दो जीरोज होंगे। पहला तो -1/√3 होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चलेगा दूसरा रूट इसका +1/√3 होगा। वेरी गुड। तो हमने तीसरा भी कर लिया, इसमें सारे आसान है बाकी के, तो उसको आप आराम से कर लोगे, इसलिए मैं बाकी नहीं बता रहा। ओके, चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखो कितना आसान है। x+5, इसमें x की वैल्यू क्या रखी जाए कि x+5 जीरो बन जाए। तो देखो आप कहोगे कि सर -5 रख दो x की जगह। x की जगह अगर हम -5 रखेंगे तो -5 + 5 क्या आ गया 0, इसलिए -5 जो है इसका एक जीरो हो जाएगा। अगला वाला +5 हो जाएगा। अगला वाला x की जगह क्या रखा जाए कि ये जीरो बन जाए, तो सिंपली उसको मान लिया करो कि वो मान लो जीरो आ जाता है। क्या 2x + 5 जीरो हो जाए। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, +5 उधर गया -5। अच्छा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए -5/2 इसका एक जीरोज हो गया। सेम वे में 3x का जीरोज निकालना है। तो देखो अगर 3x का जीरोज निकालना है तो मान लो कि 3x = 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। तो x = 0 इज द पॉलिनोमियल, सॉरी, जीरोज ऑफ 3x। अच्छा, इसका निकालना है, बहुत ही आसान, cx + d = 0। तो यहाँ से cx = -d और x की वैल्यू आ गई -d/c। तो आई होप कि लीनियर मतलब जो हाईएस्ट पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, तो उसमें जीरोज कैसे निकालते हैं वो निकालना मैंने आपको सिखा दिया। मजा तो आएगा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाले में। क्यों? क्योंकि लीनियर का तो बच्चा बच्चा भी निकाल लेता है, मतलब आसान होता है, हर कोई निकाल लेता है। ठीक है, आगे से जब भी मैं बच्चा बोलूंगा तो ऑफेंड नहीं होना है कि सर हम भी तो अभी भी बच्चे हैं, है ना, ऐसा क्यों बोलते हो आप। कहने का मतलब कि वो सारी चीजें आसान होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये तो बच्चों वाला चीज है, मतलब सब कर लेंगे उसको, आसान है। चलो, अब मजेदार टॉपिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, जिसका नाम है फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी। तो समझते हैं फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है। फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक आपको मालूम है उसके दो फैक्टर होंगे, दो जीरोस होंगे, तो मान लेते हैं दो जीरोस क्या होगा, x - a और x - b, जहाँ पे a और b उसके जीरोज होते हैं। जीरोज का मतलब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखा जाए, मतलब p a और p b निकाला जाए, तो दोनों की वैल्यू आएगी क्या, 0। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा x² - 5x + 6। मैंने कहा इसके जो जीरोज है ना, मान लेते हैं a और b है, तो इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल को x - a और x - b लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ट्रायल एंड एरर करते हैं इसमें, और a और b समझते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a और b को, तो आएगा कितना, a b करने पे आएगा 6। तो a b = 6। अब बताओ कोई भी दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, तो आप कहोगे सर देखो एक तो आ गया 1 × 6 और एक आ गया 2 × 6। तो यहाँ पे रख के चेक कर लो, अगर इसमें 1 रखेंगे हम ना, तो 1 - 5 + 6 में से आ गया सिंप्लीफाई करने पे 2। तो मतलब 1 तो इसका जीरोज नहीं है, तो 1 6 तो नहीं होगा। अब 2 3 में चेक करते हैं, पहले 2 रखो, तो 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 5 × 2 + 6। तो ये देखो 10 - 10 0 आ गया, मतलब इसका एक जीरोज 2 है और दूसरा जीरोज 3 है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, फैक्टर थ्योरम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक और। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ इतना एंड इतना। एग्जामिन करना है कि अगर ये फैक्टर है कि नहीं। बात बताइए, x + 2 फैक्टर है, जैसे ऊपर देखिए x - a अगर फैक्टर है तो x = a रखने पर ये 0 आना चाहिए। सेम वे में x + 2 अगर फैक्टर है तो x + 2 में x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो ये इसमें रखा जाए अगर, तो 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ गया तो
x+2 फैक्टर हुआ, अगर नहीं आया तो नहीं हुआ। सेम वे में ये दूसरे वाले के लिए भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा आसान है इसलिए तुरंत चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 रख दिया, सिंप्लीफाई किया तो आ गया -4 + 4, कैंसिल आउट होके ओवरऑल आ गया 0। इसका मतलब x+2 इज द फैक्टर ऑफ 2x+4। सेम वे में ऐसे दूसरे वाले को भी चेक किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। अगला बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब हमें पता है कि अगर ऑलरेडी बोल दिया क्वेश्चन में कि x-1 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1, क्योंकि इसको जब 0 दिखाएंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 1 अगर इसमें रखेंगे तो अगर ये फैक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। तो रख देते हैं, तो 4 + 3 - 4 + k = 0। तो 4 से 4 गया और +3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई -3, राइट। ओके, तो आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा फैक्टर थ्योरम। अब अगला चीज देखेंगे हम, जिसको बोलेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये भी बहुत ही आसान है। आसान कैसे है, एग्जाम्पल लेकर करते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, x² - 5x + 6। ठीक, चलो प्लस ले लेते हैं, ऊपर माइनस लिया था इसलिए अभी प्लस ले लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, मान लो इसके जीरोज a और b हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, वो दोनों जीरोज का प्लस करने पे आता, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे आता है, और जो बीच वाला होता है ना, वो दोनों को प्लस करने पे आता है। अब ध्यान से समझो, ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस करने पे 5 आया। आप कहोगे सर 2 और 3, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस 5 को हम लिख सकते हैं क्या, 2x + 3x। अब बात आती है सर इसका क्या फायदा होगा। इसका फायदा होगा कि हम फैक्टर कर लेंगे। देखो पहले दूसरे में क्या कॉमन दिख रहा, x, और तीसरे और चौथे टर्म में क्या कॉमन दिख रहा, 3। ये बन गया x+2। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा, x+2। तो बचेगा क्या, यहाँ पे पहले टर्म में बचा x और दूसरे टर्म में बचा 3। तो ये आ गया इसका फैक्टर। मतलब एक जीरोज हो गया -2, एक जीरोज हो गया -3। अब बोल रहे हो सर लेकिन ऊपर तो प्लस है। अरे इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तब जीरो जाता है। ओके, तो यहाँ पे -2 और -3 इसके जीरोज हो गए। आई होप कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तरीका आपको एकदम क्लियर हो। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल लेकर, ठीक है, सच दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन है कि 3, चलो आसान ले लेते हैं, मुश्किल नहीं लेते हैं, ठीक। x² + 7x + 12। चलो यहाँ माइनस ले लेते हैं, प्लस वाला तो कर ही लिया है ना, अब माइनस ले लेते हैं। अब ध्यान से दीजिएगा कि यहाँ पे देखो c मतलब कि लास्ट टर्म क्या है 12, तो a × b करने पे कितना आना चाहिए 12, और a + b करने पे कितना आना चाहिए -7। अब -7 आना चाहिए, इसका मतलब कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आना चाहिए। या फिर 7 ही ले लो अभी, चलो कोई बात नहीं, है ना, माइनस को अभी रहने दो। 7 की दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 7 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस करने पे 7 आए, तो कहोगे सर 4 और 3। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्यों, क्योंकि 4 × 3 = 12 और 4 और 3 = 7। तो इस 7 को हमने ब्रेक किया 4 में और 3 में, है ना। तो अब यहाँ पे देखो पहले दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x -4 हो गया। अब सेकेंड लास्ट के दो टर्म में क्या कॉमन है, -3। माइनस क्यों कॉमन लिया, आप ध्यान से समझिएगा कि हमें यहाँ पे चाहिए था x, लेकिन यहाँ पे है -x। अगर माइनस कॉमन ना लेते ना तो माइनस ये अंदर x के पास आ जाता। तो अब इन दोनों में से हम x -4 कॉमन नहीं ले पाते, जो हमारा अगला स्टेप होता है। दैट्स वाई हमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी। आई होप ये एकदम क्लियर होगा आपको। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे -4 है, क्या है -4। अब यहाँ पे भी -4 लाने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एक और करेंगे हम इसको मिडिल टर्म को समझने के लिए। क्वेश्चन है कि 3x - 1 और +2। एक मिनट, क्वेश्चन बना लेता हूं मैं। सो क्वेश्चन है 6x², है ना, और लास्ट में -6 ले लेते हैं, ठीक है, और +2 + 3। ओके, 3 और 2, 3 दूनी 6, और माइनस और -5x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैंने कहा कि इसको आप फैक्टराइज करो। तो सिंपली आप क्या करोगे, ध्यान से समझो। मैंने सिखाया है आपको, क्या सिखाया है
कि दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -6 नहीं, यहाँ पे देखो अभी x स्क्वायर के साथ 6 है, बाकी सबके साथ 1 था इसलिए -6 लेते थे, लेकिन अभी क्या करेंगे, -6 × 6 करेंगे जो क्या आ जाएगा -36, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर बताओ तो आप कहोगे कि सर ऐसे दो नंबर हैं, एक तो -9 और एक 4, क्यों, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो -36 आएगा और प्लस करके देखो -5 आएगा, तो इसलिए इसको ब्रेक कर दीजिए किसमें, -9x और +4x में। ठीक, अब देखो पहले दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बोलोगे सर 3x कॉमन दिख रहा, तो ये बचेगा 2x - 3, और तीसरे चौथे में 2 कॉमन दिख रहा, तो ये आ गया 2x - 3। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, दोनों में कॉमन दिख रहा ब्रेकेट मतलब 2x - 3 कॉमन हो गया, तो दूसरे ब्रैकेट में बचा 3x + 2। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से हो गया होगा क्लियर, राइट। चलो आ जाते हैं आगे, फैक्टराइज इतना यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। देखो एक तो फैक्टर थ्योरम मैंने सिखाया कि क्या, इसको हम लिख सकते हैं x - a, सॉरी y है तो y - a और y - b। अब दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 6 आए और प्लस करने पे 5 आए, बताओ 2 और 3, तो आंसर हो गया, राइट। ऐसे फैक्टराइज, अब इसको फैक्टराइज करना है तो सिंपली क्या करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, तो जैसा हमने क्वाड्रेटिक में किया था वैसे ही क्यूबिक में करेंगे। देखो इसके टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, 3, x - a, x - b और x - c। अब ध्यान से समझिएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे a b c क्या आना चाहिए, 120 -120 आना चाहिए। तो अब -120 का फैक्टर कर लो, -120 का फैक्टर करो तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक, 60 तक। तो उसमें से कोई भी रख के चेक करो कि ये कब जीरो आता है, इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। तो जनरली आपके लेवल पे +-1 या +-2 रखने पर जीरो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर +1 रखने पर जीरो आया, इसका मतलब x - 1 उसका एक फैक्टर हो जाएगा, -1 रखने पे जीरो आया तो x + 1 उसका एक फैक्टर हो जाएगा। अच्छा उल्टा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जानबूझ के नहीं बोल रहा, एक्चुअल में बोल रहा। क्यों, क्योंकि अगर +1 है तो x = +1 हुआ, +1 इधर आएगा तो x - 1 ही तो फैक्टर हुआ। सेम वे में अगर -1 उसका एक फैक्टर हुआ मतलब x = -1, तो -1 अगर लेफ्ट में आएगा तो x + 1 बन जाएगा, राइट। ओके, इसको क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से करके देखते हैं, ठीक है। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लेते हैं, सामने ये आपके टाइम थोड़ा बच जाएगा, है ना। तो ये है एक पॉलिनोमियल हमारे पास कि x³ - इतना इतना इतना, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज करो। तो अभी मैंने समझाया आपको कि +-1 या +-2 जनरली रखेंगे, और वैसे क्या क्या रख सकते हैं वो ये बताता है लास्ट वाला। क्यों, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला आता है, तो लास्ट वाले का फैक्टर कर लो, द कांस्टेंट टर्म जो है जो फैक्टर कर लो, तो जो फैक्टर आता है ना वही रखने पर फाइनल हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हमने +1 रखा, तो +1 रखने पर जीरो आ गया, मतलब x - 1 इसका एक फैक्टर हो गया, ओके। अब x - 1 अगर एक फैक्टर हो गया तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा कि x - 1 से आप डिवाइड कर दो किसमें, x³ - 23x² + 142x - 120। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा आसान है इसके कंपैरिजन। वैसे कर तो आप ये भी सकते हो, लेकिन ये डिवाइड करना ज्यादा आसान है। तो जैसे ही डिवाइड किया, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, मतलब कि जो क्वोशिएंट आएगा वो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। क्वाड्रेटिक को करना तो अभी तक हमने सीखा ही है, राइट। तो इसको हम आसानी से कर लेंगे, ओके। चलो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए हम सीख लेंगे डिविजिबिलिटी, ठीक। तो यहाँ पे बोला डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ x + 1 इज अ फैक्टर। देखो अगर x + 1 फैक्टर है तो x = यहाँ से क्या आ गया, -1। -1 रखने पर अगर किसी में जीरो आ जाता है तो वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखो -1 रखा तो -1 का क्यूब, -1 को पावर आपको पता है, अगर ऑड है तो -1 आता है, -1 के पावर अगर इवन है तो +1 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ऑड इवन ऑड इवन, तो कैंसिल आउट होके आ गया आंसर 0। इसका मतलब इसका ये तो फैक्टर है। यहाँ पे देखो ऑड इवन ऑड, सॉरी
इवन ऑड प्लस वन। तो यहाँ पे देखो माइनस 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 माइनस, ओवरऑल वन बच गया, जीरो नहीं आया ना, तो इसलिए इसका फैक्टर नहीं हुआ। बाकी भी आप कर सकते हो। अगला, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx जो है फैक्टर है px का नहीं, फैक्टर थ्योरम से सिंपली क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो जो कि आ गया -1, उठा के रख दो इसमें, ठीक है। अगर जीरो आ गया सॉल्व करने पे, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहला वाला पार्ट, बाकी आप कर लेना, है ना। तो ये आ गया -2 -1, सिंप्लीफाई किया तो ये देखो माइनस का पावर ऑड माइनस -2, माइनस का पावर इवन प्लस माइनस माइनस प्लस -1। देखो 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, मतलब जीरो आ गया ना, इसका मतलब कि x प्लस 1 या फिर gx इज द फैक्टर ऑफ px। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। बाकी भी सेकंड और थर्ड पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हो, आसान है इसलिए मैं नहीं बता रहा। तीसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ph इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पता है अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 रखने पर जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे रखो जीरो आना चाहिए, तो 1 प्लस के इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -2। सेम है, मैं इसमें रखो, ये आ गया k -3 प्लस के इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3/2। तो बाकी सेकेंड और फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही निकाल सकते हो। अच्छा, रूट आ गया तो घबराना नहीं है, है ना। यहाँ पे देखो रखा हमने x की वैल्यू 1, तो ये कुछ ऐसा बन गया, है ना। अब उधर जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, k की वैल्यू ऐसे आ गई। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं। बोल रहा फैक्टराइज। याद कीजिए अभी मैंने सिखाया दो तरीका, क्या, एक तो फैक्टर थ्योरम और दूसरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, है ना। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं क्यों, क्योंकि वो ज्यादा आसान है और ज्यादा जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो बोला फैक्टराइज दिस, मैंने क्या समझाया आपको कि a इंटू बी करो, क्या आएगा, पहला इंटू तीसरा, मतलब 12 इंटू 1, और a प्लस बी करो तो क्या आना चाहिए, ये बीच वाला मिडिल टर्म कितना 7। देखो a इंटू बी करने पे 12 आना चाहिए और a प्लस बी करने पे 7 आना चाहिए। आपको पता है 3 और 4, तो 7x को ब्रेक कर दो 3 और 4 में, ठीक है। अब कॉमन ले लो, पहले दो में क्या कॉमन लोगे, 4x, क्या आ जाएगा 3x -1। लास्ट के दो में क्या कॉमन लोगे, -1। माइनस क्यों कॉमन लिया, याद कीजिए, यहाँ पे -1 लाने के लिए, यहाँ पे -3x को +3x बनाने के लिए, सच दैट अब दोनों में सेम चीज हो ब्रैकेट में कॉमन लेने के लिए, है ना। तो ये आ गया 4x -1, दिस इज द फैक्टर बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब बताओ कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, चौथा लग रहा है, चलो वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि a इंटू बी करो, क्या आ गया, -4 इंटू 3 -12, और a प्लस बी करो, क्या आ गया -1। तो सीधे दिख रहा कि क्या क्या, -4 और +3 करने पे, तो इसलिए जो बीच वाला है उसको हम क्या करेंगे, -4 + 1 -4x + 3x। अब कर दीजिए, पहले दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लो, तो ये बना 3x -4, तीसरे चौथे में +1 कॉमन दिख रहा। यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट में आ गया 3x -4, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x + 1, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन बोला फैक्टराइज। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा क्या, यहाँ पे आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसको फैक्टराइज कर सीखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिवीजन मेथड, ठीक है। चलो याद कीजिए मैंने क्या समझाया कि जैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, सिंपली हमें क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन ले लिया, हमें +1 +-1 या +-2 रखकर चेक करना है किस पे ये चीज जीरो आ रहा है। चलो +1 रखा, तो देखो +1 रखने पे 1 -2 -1 +2, तो ये देखो आ गया 0, मतलब x इक्वल टू +1 या फिर x -1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। अब अगर x -1 इसका फैक्टर है तो इसको अगर डिवाइड किया जाए हम, ठीक है, तो हमारा जो कोसेंट आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा, और जिसको फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है कि डिवाइड कैसे करते हैं, चलो वो भी मैं सिखा देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। कैसे, समझो कि x -1, यहाँ पे देखो क्या है, x का पावर क्या है 1, और हमें लाना कितना है, x का पावर 3, तो क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² से मल्टीप्लाई किया, x³ हो गया, और यहाँ पर x² क्योंकि -1 में भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x -1 को x² से मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ आ जाएगा x³ - x²। अब माइनस करते हैं, तो देखिए कैंसिल आउट, क्योंकि x³ - x³ 0 हो गया। अब ऊपर -2x² और नीचे माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -2x² और +x², यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं सच दैट कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल क्या हुआ, -x² हुआ, इसलिए हम नीचे उतारेंगे -x²।
अब अगला डिजिट उतारते हैं, क्या है -x। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे है x। याद कीजिए एस एंड वी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उद्गम सीरीज में। एस का मतलब साइन, एन का मतलब नंबर, वी का मतलब वेरिएबल। पहले साइन देखेंगे, यहाँ पे प्लस है लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नंबर देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी हमें 1 ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही रहने दो। फिर वेरिएबल देखो, x के पावर 1 है लेकिन हमें क्या चाहिए, x के पावर 2 चाहिए, इसलिए x से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि 1 और 1 मिलके 2 हो जाता है, तो ये बन जाएगा -x² माइनस माइनस प्लस x। अब सब्ट्रैक्ट करो, ये तो कैंसिल आउट। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब -x माइनस x क्या होता है, -2x है ना, तो इसलिए आ गया -2x। अब यहाँ पे +2 उतारा अगला डिजिट। अब यहाँ पे फिर से एसएनबी रोल। एसएनबी क्या बोलता है, पहले साइन देखो, प्लस है लेकिन हमें चाहिए माइनस, इसलिए माइनस यहाँ पे। अगला नंबर यहाँ पे 1 है लेकिन चाहिए 2, तो इसलिए यहाँ पे 2। फिर वेरिएबल यहाँ पे x है, चाहिए भी x, इसलिए वेरिएबल में कोई भी एडिशन नहीं, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2x + 2। सब्ट्रैक्ट किया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर आ गया हमारा x² - x - 2। अब क्या इसको हम फैक्टर कर सकते हैं क्या? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हो आप, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x - 2 है ना, और x + 1। ठीक है, ये आ गया इसका फैक्टर। अब ध्यान से समझिएगा, हम क्वेश्चन कर रहे थे पांचवें का पहला, तो इसका एक टर्म फैक्टर तो आया था x - 1, और बाकी फैक्टर क्या है, x + 1 और x - 2। इस तरीके से इसके तीनों के तीनों फैक्टर हमारे पास आ गए। अब बाकी भी क्वेश्चन इसी अंदाज में, इसी तरीके से आप कर सकते हो। चलो एक मैं और बता देता हूँ आपको, सच दैट एकदम क्लियरिटी हो, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको। ओके, सो ये है पांचवें का तीसरा डिफिकल्ट लग रहा, ठीक है, तो वही मैं बता देता हूँ आपको, है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो +1 रखो, तो +1 रखोगे तो 0 तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि हर जगह प्लस है, तो इसलिए माइनस तो रखना पड़ेगा, है ना। ओके, एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ना हम व्हाइट बोर्ड पे ले लेते हैं, वहां पे अच्छे से समझते हैं हर एक चीज, ठीक है। सो कितना है, 1 13 32 20, ठीक है। तो आई होप कि आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 13 32 और 20। देखो यहाँ पे पहला मतलब पर्पज है हमारा इसको फैक्टराइज करना। फैक्टर करने के लिए हमें पता है पहले ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना होगा, वहां से एक जीरोस हमें निकालना है। देखो यहाँ पे प्लस रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर जगह प्लस ही प्लस है ना, इसलिए हम ट्राई करेंगे -1 -2 -3 ये सब रख के, ठीक। अच्छा -3 नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि 20 का फैक्टर निकालेंगे, क्या क्या होता है, 1 2 4 5 है ना, ये सारे इसके फैक्टर है। तो -1 -2 -4 -5 ये सब रख के चेक करेंगे कि कब 0 आता है। चलो -1 रखते हैं, तो ये हो गया -1, तो ये बन जाएगा हमारा P-1 चेक करें, राइट। तो -1 + 13 -32 + 20, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आ गया 33 और ये भी आ गया 33। तो देखो कैंसिल आउट हो गया, मतलब P-1 एक हमारा फैक्टर है। तो अगर x = -1 फैक्टर है तो x + 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। मतलब x अगर -1 इसका एक जीरोस है तो x + 1 इसका फैक्टर हो गया। अब एक फैक्टर हमें आ गया क्या, x + 1, तो x + 1 से हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक मिनट इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, कहाँ गया, एक मिनट। ओके, ठीक है, हाँ अब ठीक है। x + 1 से डिवाइड कर देंगे किसको, ऊपर जो हमारा पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल, देखते हैं x³ 1 13 32 20। ओके, 1 मतलब x³ + 13x² + 32x + 20। चलो डिवाइड करते हैं। याद कीजिए मैंने क्या सिखाया, यहाँ पे देखेंगे पहले x की पावर 1 है, लाना हमें 3 है, तो इसलिए x² से मल्टीप्लाई। एसएनबी फॉर्मूला ध्यान रखिए, इसका मतलब पहले साइन देखेंगे, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव ही लाना है, तो इसलिए पॉजिटिव। दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, नो प्रॉब्लम। तीसरा वेरिएबल x 1 है लेकिन क्यूब लाना है, x² से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया x³ + x²। किसमें मल्टीप्लाई x² का ध्यान दीजिएगा, x + 1 में, क्यों? क्योंकि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 13 में से 1 गया, 12 आ जाएगा, तो 12x²। अगला डिजिट उतारेंगे जो कि है +32x,
फिर से वही एस एंड बी। यहाँ पे देखो साइन, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस ही रहेगा। दूसरा नंबर यहाँ 1 है लेकिन हमें लाना 12 है, दैट्स वाई यहाँ 12। अब वेरिएबल तीसरा, यहाँ 1 है लेकिन पावर हमें 2 चाहिए, इसलिए एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12x² प्लस 12x हो गया। सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 32 में से 12 गया तो आ जाएगा 20x। अब अगला डिजिट फिर से उतारा, क्या आ गया? प्लस। वेरी गुड। फिर से वही बात, एस एंड बी फॉर्मूला, एस का मतलब साइन, यहाँ पे क्या है? प्लस, लाना क्या है? प्लस, इसलिए हम क्या करेंगे? प्लस से मल्टीप्लाई। अगला नंबर यहाँ पे 1 है लेकिन चाहिए हमें 20, दैट्स वाई यहाँ पे 20। फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि वेरिएबल सेम है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट दोनों, राइट। तो आंसर आ गया x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसको फैक्टर करेंगे, किसको? x² प्लस 12x प्लस 20। अब हमें मालूम है इसको फैक्टर करना कैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, प्लस करने पे 12 आए। जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, a की वैल्यू हो गई 10 और b की वैल्यू हो गई 2। 10 और 2 12, 10 दूनी 20। तो इसको ब्रेक करेंगे 10 और 2 में, तो 10x प्लस 2x प्लस 20। पहले दोनों में कॉमन है x, तो x प्लस 10 हो गया ब्रैकेट में। तीसरे और चौथे में कॉमन है 2, तो x प्लस 10। दोनों में कॉमन x प्लस 10, तो दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2। तो याद कीजिए हमारा पॉलिनोमियल था x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो उसके 3 फैक्टर बने। एक तो ऑलरेडी हमारा था x प्लस 1 और बाकी 2 फैक्टर ये दोनों बने। आई होप कि ऐसे फैक्टर निकालना आपको बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज में। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे, 5वें क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, उसमें 2 मैंने बता दिया आपको, पहला और तीसरा। बाकी दोनों इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। कहीं पे क्वेश्चन डाउट क्वेरी आती है तो उसको पूछोगे, लेकिन इसको सॉल्व करके ही रहोगे, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इन सबको याद कर लिया होगा, है ना, क्या होते हैं कैसे होते हैं। अगर याद नहीं किया अभी के अभी सबको लिखो, है ना, और याद करो। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है क्यों करें, क्या फायदा है। तो फायदा देखो ऐसे दिखाता है कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना हुआ 105 इंटू 106 को, तो क्या कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि 100 प्लस 5 100 प्लस 6। अब यहाँ पे x हो गया और ये a और ये x और ये b हो गया, राइट। तो अभी हमने पढ़ा कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी करने पे आइडेंटिटी क्या होती है, x² प्लस x a प्लस बी इंटू प्लस ए बी। अब ए बी पता है, x पता है, तो आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं। अब बात करो कि सर एक बात बताओ, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना कर लें, इतना कौन झमेला करे, है ना, कौन सीखे सारा कुछ। हमने बचपन में सीखा मल्टीप्लाई करना, चलो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर लोगे। मैंने कहा कि 10,005 और 10,006 को मल्टीप्लाई करो, तो आप कहोगे सर तो बहुत लेंदी हो गया। तो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है क्या, आइडेंटिटीज। मतलब आइडेंटिटीज का ये पर्पज होता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाना, ठीक है। अब देखो फैक्टराइज करना तो हमने सीख ही लिया, आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटीज की हेल्प से जितनी भी आइडेंटिटीज आपको दिख रही है ब्लैक में, सब आपको नोट डाउन करना है और कॉपी में नोट डाउन करके याद भी रखना है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं उद्गम सीरीज में क्लास 8 में सब कुछ बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं समझा रहा। अच्छा, इसका एप्लीकेशन वगैरह समझा दे रहा है। जैसे 999 का क्यूब निकालना है, तो वैसे करने बैठोगे तो सोचो कितना लंबा होगा कि 999 इंटू 999 करो, फिर जो है फिर उसमें 999 करो। उससे बढ़िया है कि प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो। कैसे कि इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। अब उसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया हमारा। देखो कितना आसान है कि नहीं, इसलिए हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। चलो अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। कितना आसान, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज है ना, इन सबको तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो आइडेंटिटीज क्या है, एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन। अब कैसे होता है समझा देता हूँ। जैसे इसको हमें सॉल्व करना है, मैंने बताया था कि पहले 3x को उठाओ, इसको दोनों में मल्टीप्लाई करो विद साइन। तो देखो 3x इंटू 3x क्या आ जाएगा, 9x²। फिर 3x इंटू -5 क्या आ जाएगा, -15x। सेम है में 4 को उठाओ, इसको दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू प्लस 3x प्लस 12x, 4 इंटू -5 -20। अब जो लाइक टर्म है उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया कितना, ऐसा। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आइडेंटिटी याद है तो उससे बेहतर क्या ही हो सकता है, राइट। अगला क्वेश्चन सेकंड बोला, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विथ
विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कहने का मतलब उसका कि आइडेंटिटी इस्तेमाल करो क्यू जिसके लिए वो बनी है इस्तेमाल आना चाहिए। तो देखो 103 107 है तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 105 - 2 और 105 + 2। इससे क्या फायदा सर? इससे यह है कि a + b a - b आइडेंटिटी लगा दोगे 105 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। सेम वे में 95 × 96 इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। कैसे? इसको कर सकते हो आप 100 - 5 और 100 - 6, है ना। आइडेंटिटी पता है, कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अगला बोला फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। याद कीजिए अभी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना और फैक्टर मेथड से करना सीखा ही। चाहो तो तीसरा तरीका है, फॉर्मूला अगर याद है ना आपको उससे कर सकते हो। देखो 9x² को क्या लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो 2 × 3x × y और +y²। अगर इसको ऑब्जर्व करो तो पता चलेगा कि सर ये a + b का होल स्क्वायर है, तो इसलिए इसको हम ऐसे कर दिया फैक्टर। ठीक, बाकी भी इसी वे में आप कर सकते हो। जैसे तीसरा देखो क्या है x² - y/10 का स्क्वायर। अब इसको फैक्टर कैसे कर सकते हो सर a² - b² लगा दो। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, हो गया इसका फैक्टर। देखो कितना आसान है कि नहीं। तो ये फायदा होता है आइडेंटिटीज याद रखने का, आइडेंटिटीज को समझने का। देखो इन सबको एक्सपेंड तो कर ही दोगे फॉर्मूला से, है ना, बहुत आसान। अगला बोला फैक्टराइज, तो इसमें वही फैक्टर ऊपर वाला इस्तेमाल हो जाएगा। चलो डिफिकल्ट वाला मैं बता देता हूँ, पार्ट 5th का सेकंड वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अभी कहाँ पे माइनस लगाना नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे लास्ट में माइनस लगाएंगे देखकर। ये हो गया। अगला ये हो जाएगा 2 × ओके 2 × √2x × y। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखिएगा। माइनस किसी न किसी के साथ लगाना है, या तो y के साथ या तो x के साथ। देखते हैं, देखो पहले के साथ माइनस है और तीसरे के साथ माइनस है, तो फॉर्मूला होता है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2c। अब बताओ मेरे को पहले और तीसरे में दोनों में क्या आ रहा, ये आ रहा, दैट्स वाई ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए ये नेगेटिव होना चाहिए, मतलब -√2x होना चाहिए। ठीक है, अगला 2 √2 2 × y × 2 √2z। ठीक, फिर अगला 2 × -√2x फिर प्लस 2 √2z। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, माइनस यहाँ x के साथ है, y पॉजिटिव है और z इसके साथ है, तो ये ओवरऑल अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो बन गया -√2x + y + 2 √2z का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा, और इसको कैसे बाइफरकेट के अलग अलग किया ये भी क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया 5वें का आंसर एवरीबॉडी। अब छठा बोल रहा है कि विदाउट दी राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको मालूम है फॉर्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा। इवेलुएट दिस, आपको पता है कैसे चेंज करना है। ये 100 - 1 का क्यूब हो जाएगा, अगला 100 + 2 का क्यूब, तीसरा 1000 - 2 का क्यूब। अब आइडेंटिटी लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है, आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है। अब डिफिकल्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। चौथा देखो, है ना, डिफिकल्ट दिख रहा होगा, कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो 64 है, किसका क्यूब है 4a का क्यूब, और एक 3b का होल क्यूब। अगला क्या हो जाएगा माइनस, और देखो चाहते हैं 12ab अगर हम कॉमन ले लें 12ab, तो ये हो जाएगा 4a × 3b। ओके, 12 की जगह 36 ले लेते हैं, क्यों अभी बताता हूँ। 3 × 4a × 3b, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 3a × 4b 4a × 3b 3 × 4, फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, आपको ध्यान समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब -3b का होल क्यूब -3 × a कितना है 4a × b इन ब्रैकेट 4a - 3b। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे वही ऊपर वाला ही चीज बन जाएगा। कैसे, 3 × 4 = 12, 3 × 36, 4 × 144 और 36 3 × 108, है ना, तो ऊपर वाली चीज बन गई। लेकिन ध्यान समझो, ये क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, a - b का होल क्यूब का, है ना।
तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। सेम मैनर में क्या आप पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या? बोलोगे बिल्कुल सर, कैसे? 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इन ब्रैकेट 3p माइनस 1/6। तो ये भी किसका बन गया? 3p माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। जस्ट आपको फॉर्मूला वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है 8वें में हर एक क्वेश्चन, हो जाएगा आराम से। अब 9th बोल रहा कि वेरीफाई करो, इसको तो आपको मालूम है, राइट साइड को मल्टीप्लाई करना हमने सिखाया है, उसको करके कर सकते हो। अगला बोल रहा फैक्टराइज करो। याद कीजिए 27y क्यूब को लिख सकते हो 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 10th का। 11th का भी 11th में आइडेंटिटी लगाएंगे। पहले इसको कर लो, कन्वर्ट कर लो। 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए, इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, तो 12th भी हो जाएगा। अच्छा 12th देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, सो 12th क्वेश्चन देखिए, बोल रहा वेरीफाई करो इतना 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 इक्वल टू इतना इतना इतना। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि अगर राइट साइड वाले को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ब्रैकेट ही खोल दो बस। जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो ये देखो अंदर जो चीज बनेगी मैं लिख देता हूँ। ये बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अच्छा देखो, अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो ओवरऑल बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। अच्छा अभी हमने यही तो डिस्कस किया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का जो फॉर्मूला है यही होता है, राइट। अब ये आता कैसे है? अगर उसको भी आप करना चाहते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना सिखाया ही मैंने, कैसे? एक्स को उठाया, इसको मल्टीप्लाई किया सबके साथ, फिर वाई को सबके साथ, फिर जेड को सबके साथ, देखोगे सब कुछ कैंसिल आउट होके यही बच जाएगा। ओके, आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब ध्यान से समझो 14th क्वेश्चन। 13 भी आसान है, 14 देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा 13 कैसे आसान है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो शो करना है इतना इक्वल टू इतना होगा। पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है? राइट साइड वाला। अब इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बोला है 0 है, तो इसको 0 रखेंगे, राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आ जाएगा? 3xyz आ जाएगा। इसी को अप्लाई करना है आपको क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या? पहले इन सबको प्लस करके देख लो, क्या 0 आ रहा है क्या? x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 आ रहा होगा तो a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आना चाहिए? 3xyz। पहला देखो 7 5 12 माइनस 12 मतलब माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5। सिंप्लीफाई करने पे आ गया 0। इसका मतलब इन तीनों का जो क्यूब होगा ना वो इक्वल टू होना चाहिए 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5 के, है ना। तो ये आ गया 5 12 पंजे 60 6 3 18 पंजे 90 18 छक्का 126 1260 माइनस में आंसर हो गया ये पहले वाले। दूसरा भी देखो, प्लस करने पे 28 माइनस 15 माइनस 13 क्या आ जाएगा? 0। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, राइट। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोल रहा क्वेश्चन नंबर 15 कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ना, उसका लेंथ और ब्रेथ पूछा है हमसे। सिंपली देखो क्या है कि लेंथ और ब्रेथ हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके दिया है, तो क्या इसका हम फैक्टर नहीं कर सकते? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते, कितने सारे तरीके से किया हमने। इसका फैक्टर कर दीजिए, जो ग्रेटर होगा मतलब जिनके बीच में प्लस होगा वो लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, जिनके बीच में माइनस होगा वो ब्रेथ होगा। सेम करना है दूसरे वाले पार्ट में। ओके, तो आराम से कर लेना, एकदम आसान है। अच्छा वॉल्यूम के लिए क्या होता है? उसमें LBH मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाता है किसी भी क्यूबॉइड का, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉमन क्या देखा था? 3x। तो जैसे ही 3x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 3x कॉमन हो गया, x माइनस 4 बचेगा। देखो 3 और x माइनस 4 ये 3 डायमेंशन हो गए LBH। सेम वे में ये दूसरे वाले को भी कर सकते हो आप बड़ी आसानी से। चलो कर ही देता हूँ मैं।
यहाँ पे दिख रहा क्या कॉमन, 4k। ओके, 4k कॉमन अगर ले लिया हमने तो ये बचा 3y² और ये 2y माइनस 5। अब इसको फैक्टर किया जाए तो 3 × 5 = 15 -15 और प्लस करने पे आना चाहिए +2। तो हमें सीधे दिख रहा क्या कि सर आप +5 ले लो -3 ले लो, है ना। तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसको अगर हम कॉमन ले लिया जाए 3y, तो 3y नहीं, y केवल कॉमन ले लिया जाए तो 3y + 5 इधर हो गया, -1 कॉमन लिया जाए 3y + 5। सो ओवरऑल एवरीबडी आ गया फैक्टर 4k और y -1 और 3y + 5। ये तीनों के तीनों डायमेंशन हो गया वॉल्यूम के, मतलब क्यूबॉइड के। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को समराइज कर लिया, मतलब सॉल्व कर लिया। समरी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ, है ना। तो जो हमने पढ़ा है वही सारी चीजें हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। ध्यान रहे आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, स्पेशली इस लास्ट वाले एक्सरसाइज के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आइडेंटिटीज का ही यूज है। देखो अभी मैं चाहता तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता, है ना, पूरा का पूरा सॉल्व करता, वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना। तो पर्पज वो नहीं है कि आपको जस्ट एक रटा रटाया चीज दे दिया जाए, आप फिर वही रट के चले जाओ, नहीं। पर्पज है आपके अंदर वो पर्टिकुलर अप्रोच डेवलप करने का, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का। तो मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि देखो अगर 10 क्वेश्चन है, 4 मैं करूंगा डिफिकल्ट वाले, तो 6 आपसे करवाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक अच्छे से वो क्लियरिटी नहीं आएगी, कितना भी सामने वाला, है ना, करके आपको दिखा दे, बता दे। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से बेहतरीन वे में क्लियर हुई होंगी। कहीं पे कोई भी डाउट होता है किसी भी एक्सरसाइज में तो आपको डिस्कस करना है ना, कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो आज के लिए आपका होमवर्क है, ध्यान समझिएगा। पहला होमवर्क यह है कि इस 9th की एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है इंक्लूडिंग एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, सारे के सारे। दूसरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसा कि मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पलर को आपको सॉल्व करना है। तीसरा, RD शर्मा, ठीक है, RS अग्रवाल भी कर सकते हो, लेकिन RD शर्मा में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उसको आप कर लो, है ना। RD शर्मा, ये तीनों के तीनों बुक को आप करो। अगर मैथ्स में आप एक बेहतर लेवल चाहते हो और कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछो, डिस्कस करो, है ना। सारा कुछ बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो ये रहा आज का होमवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।